अच्छा, क्वेश्चन 1 में हमें कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज करेक्ट। तो आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दे हैव द डिफरेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो, अगर हम कह रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल दो हमने ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाए तो ब्यूटेन दोनों का फॉर्मूला C4H10 ही होगा ना, ब्यूटेन वाला होगा। तो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दोनों का सेम ही आएगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियसली एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम आएगा, C2H5। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। ये डिफरेंट का वर्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। सिमिलरली कह रहा है दे हैव डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस। तो जब सेम मॉलिक्यूलर मास है आइसोमर्स का, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आइसोमर्स का, तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालोगे तो वो भी डिफरेंट नहीं हो सकता आइसोमर्स के लिए, वो भी सेम होगा। तो ये भी गलत है। सी कह रहा है दे हैव ओनली वन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ये बात तो समझ ही नहीं आई। ब्यूटेन में जैसे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, दे हैव ओनली वन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल, तो ये तो बहुत ही अजीब सी और वेयर्ड और अलग बात है। फिर है दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हम बात कर रहे हैं। तो आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। Second is compound Q has the formula C4H10. Again, it is talking about butane. Which statement about compound Q is correct? अच्छा, it undergoes addition reaction with chlorine. देखो, compound Q alkane है, C4H10। अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखूं CnH2n+2, अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो हाइड्रोजन एटम वुड बी 2 4s are 8 plus 2 is 10. This shows this is a butane, मतलब this is an alkane। और alkanes के हमने 3 रिएक्शंस पढ़े हैं। नंबर 1 इज कंबशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन के साथ एल्केन कंबस्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द अदर वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन व्हिच क्लोरीन और ब्रोमीन replaces hydrogen or substitutes hydrogen from the carbon atoms, and it happens under the presence of ultraviolet light or sunlight. तो क्लोरीन के साथ yes alkanes react, but their reaction is known as substitution, not addition reaction, इसलिए ये गलत हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन इनका क्रैकिंग होता है एल्केन्स का। ऑप्शन बी है इट हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन। देखो, हमारी क्या बात हुई थी कि डाउन द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, जिसमें फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, सेकंड मेंबर इज ईथेन, थर्ड मेंबर इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड पेंटेन, सो ऑन। तो डाउन द होमोलोगस सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, viscosity, their ability to flow decreases, means viscosity increases, उनका thickness और गाढ़ापन increase हो जाता है। flammability down the homologous series decrease होती है। तो it has a lower boiling point than methane. Methane is up above in the reactivity series as compared to butane. methane CH4 है और butane जो है वो C4H10 है। तो ब्यूटेन नीचे है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लोअर नहीं हो सकता मीथेन से। तो C4H10 इज ब्यूटेन, ठीक है, कंपाउंड क्यू इज ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन, तो बी इसलिए गलत है। व्हाट अबाउट सी? इट हैज द सेम जनरल फार्मूला एज मीथेन। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, तो ऑफ कोर्स मीथेन भी एल्केन है और ब्यूटेन भी एल्केन है, तो जनरल फार्मूला सबका सेम होता है CnH2n+2, ये सही है। डी क्यों गलत है? दे आर 4 कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो ब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दे आर 4 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स नहीं होते। अगर हम 4 कार्बन एटम्स के बॉन्ड बनाएंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर था। तो हाउ मेनी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 1 2 3, तो 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आते हैं, 4 नहीं आते, इसलिए डी भी गलत।
सही है भाई। और देखो ट्राई करना, जब इनके एमसीक्यूज करो तो सिर्फ सही ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे नहीं बढ़ना, जो ऑप्शंस गलत हैं उनको सोचो क्यों गलत है, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बननी है। हाउ कैन द फॉलोइंग रिएक्शन बी डिस्क्राइब? तो लार्जर एल्केन फ्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ एल्केन है, अगर ऑक्सीजन होता तो कंबशन हो जाता, बट लेफ्ट हैंड साइड पे लार्जर एल्केन फ्रैक्शन है कार्बोनेट वाला, राइट हैंड साइड पे या एल्केन ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 2 कार्बन एटम्स, वो एल्कीन भी है एक हमारे पास। बहरहाल तो दिस इज क्रैकिंग, लार्जर को स्मॉलर कर रहे हैं। देखो जनरल फॉर्मूला अपना क्या नाम क्या है तुम्हारा, वो लिखा हुआ है सिर्फ। देखो जनरल फॉर्मूला तो सबके लिए होता है ना, एल्केन्स का जो जितने भी एल्केन्स हैं सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, जिसमें हमने एन की जगह पे अगर फर्स्ट कार्बन एटम डालेंगे तो CH4 बन जाएगा, एन की जगह पे अगर 2 डालेंगे तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, whereas जनरल फॉर्मूला इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म फॉर ऑल द एल्केन्स। इसमें सिर्फ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, एन फॉर्मूला समझते हो ना, कि कोई वैल्यू डालोगे वहां पे तो वो उसकी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता देगा आपको। सही है। Question 4, which statement about alkane is correct? Ethane reacts with chlorine in addition reaction. Ethane is an alkane, reacts with chlorine, yes, but that reaction is substitution reaction. जब ऊपर डिस्कस हुआ है ना, इसलिए ये गलत है। B है, propane has a higher boiling point than butane. तो propane comes above the reactivity, above the homologous series. CH4, we have ethane, फिर propane है और फिर ब्यूटेन आता है ना, C4H10। तो ब्यूटेन should have a higher boiling point than propane, और इन अदर वर्ड्स प्रोपेन शुड हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट ना, लोअर होना चाहिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, हायर नहीं हो सकता, इसलिए भी गलत है। molecule of the alkane that contains 99 carbon atom has 200 hydrogen atoms. Again for this we will use the general formula, n की जगह पे आपने अगर 99 रखना है कार्बन एटम्स तो 2 इंटू 99 प्लस 2, ये हमारे पास अगर 200 आता है तो ये बात सही है, 2 इंटू 99 प्लस 2 इज इक्वल टू 200, तो यस दिस इज करेक्ट। There are 3 isomers with the formula C4H10. C4H10 हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन के हमने आइसोमर्स बनाए, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स आते हैं, सिर्फ 2 आइसोमर्स बनते हैं ब्यूटेन के। ठीक है, एक तो अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड मतलब सारे स्ट्रेट चेन में लगे हुए, कोई ब्रांच में नहीं लगा हुआ। एक ये वाला आइसोमर बनता है ब्यूटेन का, ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स बनता है, बार बार पूछता है कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स कौन से हैं, कितने आइसोमर्स हैं, तो 2 ही होते हैं, और पहला ऐसा होता है दूसरा ये होता है। ठीक है, डिस्प्लेड फॉर्मूला इन दोनों आइसोमर्स के ये होंगे। अब वो इसको किसी भी तरह बना सकता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनके ये होंगे CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3 CH CH3 एंड CH3। इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन लाइक दिस, इस तरह से हो सकता है, यूं भी हो सकता है, इसको फ्लिप करके रख दो, यूं भी हो सकता है, सारी एक ही चीज है। ठीक है, यूं भी बना सकता है इसको, CH3 CH ऊपर लगा दिया CH3H, तो ये ब्रांच आइसोमर है इसका, क्योंकि एक कार्बन इसमें ब्रांच में है, क्योंकि बार बार पूछता है, ये सारे ना एक ही बने हुए हैं, एक ही आइसोमर्स है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल है, बस आगे पीछे करके बनाया हुआ है, मतलब एक ही काउंट होगा ये। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, ये याद रखना, और कौन से 2 होते हैं उनको बनाना भी याद रखना, अभी आगे खुद ही देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कहेंगे हमारे 5, अच्छा ये दिया 3 आइसोमर, तो ये गलत है, ये 2 होते हैं, ये तो गलत हो। 5 क्वेश्चन जो है ना वो हमने डिस्कस किया है, इसको जरा ध्यान से सुन लो एक बार, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो आइसोमर्स का। हाउ मेनी, अच्छा ये नहीं है, सॉरी, ये तो आसान क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड
when 1 mole of methane reacts with excess of chlorine in sunlight. देखो इसकी हमने ओवरऑल इक्वेशन क्या बनाई थी कि मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन भी देखी थी जिसमें हमने एक एक हाइड्रोजन हटा के एक एक क्लोरीन लगाया था और HCl बनता गया था। CH3Cl फिर दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस 1 लेसर हाइड्रोजन एंड 1 मोर क्लोरीन एंड HCl। सिमिलरली ये CH2Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, produce this, or further पे CHCl3 will further react to produce CCl4 and HCl। अब इन सारी इक्वेशन को अगर सिर्फ एक इक्वेशन बनाए ना, इनिशियल रिएक्टेंट लेके और फाइनल प्रोडक्ट्स लेके, तो ये बेसिकली इट वुड बी CH4Cl2 और एंड में CCl4 मिल रहा है और HCl। अब इसको बैलेंस करेंगे तो टोटल HCl 1 2 3 4 मिले ना, तो दैट वुड बी 4 मोल ऑफ HCl और क्लोरीन टोटल 1 2 3 4। अब CH4 तो पहला जिसके साथ स्टार्ट हुआ था वो 1 मोल ऑफ मीथेन combines with 4 mole of chlorine to form 1 mole of tetrachloromethane and 4 mole of HCl। तो इस क्वेश्चन में सिंपल ये पूछ रहा था कि how many moles of hydrogen chloride HCl are formed when 1 mole of methane, जब मीथेन का 1 मोल है तो HCl के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो दिस इज 4 मोल। इस क्वेश्चन को वो चेंज भी कर सकता है, मतलब वो ये भी पूछ सकता था ना कि जब 2 मोल ऑफ मीथेन अगर मेरे पास है तो कितने मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड होंगे, तो वो डबल हो जाएगा, 1:4 का है ना, सॉरी डबल भी नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा, तो दैट वुड बी 8 मोल ऑफ HCl। सही है, कभी भी वो ये इस तरह से भी पूछ सकता है, अगर 2 मोल है तो भाई कितना HCl बनेगा, और अगर 1 है तो हमें पता है 4 बन रहा है एज पर स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन, अगर 2 है तो कितना बनेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4। नहीं देखो, इसको आपको केमिकल इक्वेशन आपने इसमें पता होगी तो आप बता सकते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये पूरा लिखो, आपने मेन केमिकल रिएक्शन तो याद रखना है ना, इसका पेपर 2 के लिए भी याद रखना है कि CH4Cl2 के साथ कंबाइन होगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट वुड बी CCl4 एंड HCl। इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको याद रखो, इसको बैलेंस कर भी सकते हो बैठे बैठे, इसको कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ 4 मोल ऑफ HCl आएगा और यहाँ पे आपका 4 मोल ऑफ क्लोरीन आएगा, तो ये इक्वेशन तो आपने वैसे भी हर हाल में याद रखनी है, ठीक है। तो आपने ये सब नहीं लिखना है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी इक्वेशन MCQ के लिए थोड़ी बनाओगे, आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हमने क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन बोला है ना, इसी तरह ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन के साथ भी यही होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन हुई है, तो बस जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां ब्रोमीन आ जाएगा, बाकी सब कुछ सही है, सेम है। HCl की जगह हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ जाएगा, बाकी मोल्स उनके वही रहेंगे। सही है, समझ आ गई बात अब। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोकार्बन। ये शायद हमने हैंडआउट में भी कर लिया था आइसोमर्स पढ़ते वक्त। ये सारे एल्केन्स हैं क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। पहला वाला मीथेन है CH4 है, दूसरा वाला C3H8 है प्रोपेन है, और लास्ट वाला ब्यूटेन है C4H10, ब्यूटेन का दूसरा वाला आइसोमर बना हुआ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक मिनट, यह क्वेश्चन कर लें फिर चलते हैं। देखो हमारे पास एल्केन्स जो होते हैं ना, उनका हमने एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अभी हम आगे वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें एल्कीन्स होता है, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, और ऐसे का हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अभी हमारे पास जितने भी ऊपर WX और Y दिया हुआ है, ये सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है ना, मतलब एल्केन्स है, तो ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसने कह रहा है कि ऑल आर अनसैचुरेटेड, दीज ऑल आर सैचुरेटेड नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
बी कह रहा है ऑल थ्री मॉलिक्यूल्स हैव द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो ये सारे अल्केन्स हैं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। जनरल फॉर्मूला सबका CnH2n+2 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्योंकि इनके डिफरेंट है इसलिए इनके एम्पेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट है। सही है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने कैसे निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी वही रहेगा। इसी तरह प्रोपेन में 3 और 8 में कॉमन नंबर 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो उसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ब्यूटेन में कॉमन नंबर 4 और 10 में 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H5 बन जाएगा। मतलब आपस में तो डिफरेंट ही है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला सारे, तो बी भी नहीं हो सकता। W हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो W जो है वो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इनमें स्मॉलेस्ट एल्केन है, मिनिमम कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाला, तो इसका यस होमोलोगस सीरीज में वो सबसे ऊपर होगा मीथेन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ये बात सही है। X is an isomer of Y. For X and Y to be isomers of each other, first of all they should have the same molecular formula, जो कि नहीं है। X में 3 कार्बन है, Y में 4 कार्बन है, तो आइसोमर्स तो ये हो ही नहीं सकते एक दूसरे के। ठीक है, अब ये लिख लो किसको लिखना है ऊपर वाले क्वेश्चन में। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये वाला कह रहे हो। एक तो अपने नाम लिखोगे तो मुझे पता चलेगा ना कौन क्या पूछ रहा है। तो तुम्हारे नाम सामने होगे ना तो मैं फिर तुम लोगों को जानता हूँ, तो उस हिसाब से कौन किस तरह से क्या सोच के पूछ रहा है मुझे ज्यादा बेटर समझ आएगा, इसलिए कह रहा हूँ ना आपको। नाइल समझ आई बात? उजई, चलें आगे बढ़े। ये क्वेश्चन हमने किया था आई थिंक, जब हम वो कर रहे थे आइसोमर्स पढ़ रहे थे, तो हैंडआउट्स में भी है क्वेश्चन। तो कह रहा था विद डायग्राम शोज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन हमारे पास C4H10 है, ब्यूटेन को बहुत यूज करता है वो क्वेश्चंस के लिए। एक तो उसका मेन ब्यूटेन जो स्ट्रेट अनब्रांच वाला है, स्ट्रेट चेन वाला, तो इसमें 4 कार्बन आइटम्स हैं। ए जो है देखो अनब्रांच्ड, क्योंकि हमने बात क्या की थी कि अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो जो दूसरा कार्बन है ब्रांच में कभी भी वापस स्ट्रेट हो सकता है। मतलब अगर ये यूं बनाओ चाहे इसको यूं बनाओ, ये एक ही बात है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है। बी में भी ऐसा ही है, देखो बी में ये वाला कार्बन कभी भी वापस यहाँ आ सकता है, और जो ऊपर राइट पे कार्बन लगा हुआ है वो कभी भी वापस यूं आ सकता है, तो ये भी स्ट्रेट चेन ब्यूटेन ही है। सी में भी ऐसा ही है, सी में जो नीचे कार्बन लगा हुआ है कभी भी वापस ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर लगा हुआ है कभी भी वापस नीचे आ जाएगा, तो ये भी स्ट्रेट चेन ब्यूटेन ही है। लेकिन डी जो है ना, इसमें जो कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है ये इधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इधर एक कार्बन लगा हुआ है जो उसको आने नहीं देगा। इसी तरह ये नीचे भी नहीं जा सकता, बस ये राइट और लेफ्ट पे हो सकता है, मतलब ये यूं बना हुआ है तो ये यूं हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं बनेगा कभी भी, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये एक आइसोमर है इसका, ब्यूटेन। ब्यूटेन के दो ही आइसोमर्स हैं, अनब्रांच्ड एक ब्रांच्ड। ए बी सी क्यों आइसोमर नहीं है? क्योंकि वो स्ट्रेट चेन ही है। टर्मिनल कार्बन जो है वो कभी भी नीचे वाले कार्बन पे, कार्बन के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हो सकता है वो, तो वो चेन चेन नहीं हुई है अनब्रांच्ड ही है अभी भी। बाकी अगर किसी को ये वाली बात समझ नहीं आई आइसोमर वाली, तो जब क्लास में मिलो तो मुझसे पूछ लेना एक क्वेश्चन दोबारा से। क्वेश्चन 8 इज which statement about the properties of four alkanes from methane to butane is not correct? not correct बतानी है। मतलब मीथेन टू ब्यूटेन, तो बीच में इथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा और फिर ब्यूटेन आ जाएगा। सारे एल्केन्स हैं। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2, तो होमोलोगस सीरीज में एवरी मेंबर डिफर बाय CH2, मतलब मीथेन से इथेन जाओगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, इथेन से प्रोपेन जाओगे तो अगेन एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, प्रोपेन से और ब्यूटेन जाओगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ CH2 हो रहा है। तो ये बात तो करेक्ट है, ये बात करेक्ट है, लेकिन वो तो कह रहा है नॉट करेक्ट बताना है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है।
बी कह रहा है दे इंक्रीजेस इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बात भी करेक्ट है। दे इंक्रीजेस इन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ये बात भी करेक्ट है। दे शेयर द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है सबके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होंगे। तो ये बात जो है आपका क्या क्या, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप मीथेन इथेन प्रोपेन को ही देख लो तो इन्हीं के सेम नहीं होंगे, इन्हीं के डिफरेंट है, शुरू के तीन के डिफरेंट है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सबके सेम नहीं है, दे शेयर द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं, दे हैव द डिफरेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला सेम है लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये बात है नॉट करेक्ट। और हमें नॉट करेक्ट अपना आंसर चूज करना है, तो डी इज द आंसर। देखो ए में ये कह रहा है सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव मेंबर्स मतलब मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ये इसको सक्सेसिव मेंबर कह रहा है, एक के बाद एक जो आ रहा है। तो फर्क क्या है इनमें, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखो तो मीथेन इज CH4, इथेन इज C2H6। तो मीथेन और इथेन में क्या फर्क है, मीथेन में एक कार्बन कम है, इथेन में एक कार्बन ज्यादा है। हाइड्रोजन में मीथेन में दो चार हाइड्रोजन है, इथेन में 6 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है ना। फ्रॉम इथेन टू प्रोपेन अगेन वी हैव वन मोर कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम, फ्रॉम प्रोपेन टू ब्यूटेन वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन एटम। तो इट विल गो ऑन लाइक दिस, वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन एटम। सही है। तो इसको वो कह रहा है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बट नॉट आवर आंसर, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चले आगे। क्वेश्चन 9 कह रहा है व्हेन क्रैक्ड 1 मोल ऑफ कंपाउंड X प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी चीजों की हम क्रैकिंग करते हैं, एल्केन्स की करते हैं, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बी इसका आंसर है, इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 10 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट एल्केन्स इज करेक्ट। अच्छा ये क्वेश्चन में हमने पॉलीमराइजेशन तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्टेटमेंट बी है, वो कह रहा है एल्केन्स रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय एडिशन, एडिशन तो नहीं होता ना, सब्स्टिट्यूशन होता है। एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स में होता है जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये गलत है। एल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन बाय, हाँ ये बात सही है ना, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन के साथ रिएक्ट, ब्रोमीन और क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं एल्केन्स में हाइड्रोजन को हटा के। आगे बढ़े। क्वेश्चन 11 इज मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, the second member is ethane, which statement about ethane are correct? अच्छा भाई ये तुम लोगों का होमवर्क है, मैं नहीं करा रहा, खुद करना, आसान है। क्वेश्चन 12, मोहित क्वेश्चन 10। देखो क्वेश्चन 10 में जो स्टेटमेंट ए है ना, एल्केन्स आर रेडली पॉलीमराइज्ड, तो पॉलीमराइजेशन एल्कीन्स में होता है, इसलिए ये गलत है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन पे पेंडिंग लिख सकते हो तुम। बी जो है वो एल्केन्स रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय एडिशन, तो एल्केन्स जो है वो ब्रोमीन के साथ हाँ रिएक्ट तो करता है, लेकिन उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एडिशन तो नहीं कहते। अल्केन जो है वो क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सी में उसने खुद ही लिख दिया एल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन बाय सब्स्टिट्यूशन। सही है।
इन सारे स्ट्रक्चर्स में से अगर हम लोग लेट्स से किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एटम ना, व्हेन वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दें, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी के कोई एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं? अगर मैं स्ट्रक्चर ए को देखूं तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 कार्बन एटम्स हैं। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगाया, तो क्या सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगाने से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा, ये पूछना है। देखो अगर मैं इस पे लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा दूं तो क्या ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपस में? नो, दीज आर सेम स्ट्रक्चर्स। इनका क्योंकि लेफ्ट फ्लिप करके रख दो, एक ही बात है। अगर मैं नंबरिंग दूंगा तो पहले फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये। जब क्लोरीन लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ तो उसको फर्स्ट कार्बन बोल देंगे। तो ए में हम क्लोरीन एटम लगा के कोई दूसरा आइसोमर नहीं बना सकते। दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, फ्लिप करके रखा हुआ है। हाँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर बी है ना, इसमें 3 कार्बन एटम्स है। तो यस, इसमें जो है मैं 2 डिफरेंट आइसोमर, एक क्लोरीन एटम, एक हाइड्रोजन एटम हटा के एक क्लोरीन एटम अगर लगाऊंगा, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं उन एक क्लोरीन एटम को लगाने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि मैं लेट्स से फर्स्ट कार्बन पे वो क्लोरीन एटम लगा दूं, तो ये एक आइसोमर इसका ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि मैं सेकंड कार्बन पे वो क्लोरीन एटम लगा दूं। अब ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C3H7Cl, दूसरे वाले का भी C3H7Cl, लेकिन दीज टू आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो 1 2 3 ये दिया है। तो यहाँ पे अच्छा क्लोरीन एटम एक ही लगाना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही है। तो अगर मैंने फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया और सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि पहले वाले में फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है राइट वाले कार्बन पे, और सेकंड स्ट्रक्चर में मिडिल कार्बन पे लगा हुआ है। अब फर्स्ट वाले का फ्लिप करो, उल्टा करो, अपसाइड डाउन करो, जो भी करो, सेकंड वाला नहीं बन सकता ओरिएंटेशन चेंज करने से सिर्फ। इसका क्या मतलब है कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ए वाले में आप फ्लिप कर दो, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल को राइट वाला बन जाएगा, मतलब ओरिएंटेशन चेंज करी तो वही आपको दिखना शुरू हो गया। इट मींस के वो एक ही मॉलिक्यूल था। बी में ये दोनों जो बने हुए आपके सामने ये डिफरेंट है। सही है। आंसर इसका ए है। उसमें कह रहा है कि किस में बन नहीं सकता है, इसमें तो ए में नहीं बन सकता, बी में बन सकता है, वो मैंने बना के दिखा दिया। सी में भी बन सकता है, वो भी हम बना के देख लेते हैं। सी में है हमारे पास 4 कार्बन एटम, मतलब ब्यूटेन। तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा दें, और एक और स्ट्रक्चर इसका क्या बन सकता है? कि मैं इसमें सेकंड कार्बन पे लगा दूं, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन फ्लिप करो फर्स्ट वाले को, अपसाइड डाउन करो, जो भी करो, सेकंड वाला स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड वाला स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। और जो आपका डी है, जिसमें वो ब्यूटेन का ऑलरेडी एक आइसोमर बना हुआ है, इसमें भी हमारे पास दो से ज्यादा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। तो दो, जैसे एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ सेकंड कार्बन पे लगा दिया, तो ये एक अलग स्ट्रक्चर है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं इसमें भी। तो ये डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं इसके। देखो क्लोरीन हम हाइड्रोजन पे तो लगा नहीं सकते, कार्बन पे ही लगाएंगे, हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह लगेगा। तो अगर आप फर्स्ट कार्बन पे लगाओगे, अगर राइट वाले कार्बन पे लगाओगे तो वो फर्स्ट कार्बन, लेफ्ट वाले पे लगाओगे तो वो फर्स्ट कार्बन, क्योंकि 2 ही कार्बन एटम है, तो फ्लिप करके रखेंगे। अगर आप ये समझ रहे हो कि हम उसको ऊपर लगा दें क्लोरीन को, तो ये अलग हो जाएगा, नहीं, वो यही वाला है जो आपने सेकंड पे बनाया, और ये दोनों सेम है, क्योंकि वो क्लोरीन अब अगर ऊपर नीचे तो हो सकता है ना, एक ही कार्बन एटम के कभी नीचे जा सकता है, कभी ऊपर जा सकता है। तो एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कार्बन की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, लेकिन 2 कार्बन में आप उसको लेफ्ट से देखो राइट से देखो सेम है, क्योंकि 2 ही कार्बन है तो डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकती है उसमें। सही है।
चलो जी, क्वेश्चन 14 क्रैकिंग आपको अभी मैंने बता दिया, ये होमवर्क है 14 तुम्हारा, 15 भी होमवर्क है, 16 करना पड़ेगा, 16 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसमें कह रहा है कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैसियस एल्केन एक्स रिक्वायर्स 130 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसके लिए ना हमें मोल्स रिविजिट करना पड़ेगा। मोल्स हमें क्या बताता था, अगर आप रिकॉल करो मोल्स, अगर हम बोलें कि हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ मीथेन है, या लेट्स से 1 मोल ऑफ कोई भी गैस है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, और लेट्स से इफ यू हैव 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस और 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस, गैसेस बेशक डिफरेंट है लेकिन अगर सबके 1 मोल है तो इन सबका वॉल्यूम एट आरटीपी सेम होगा विच इज 24 डेसीमीटर क्यूब। दिखा हुआ ना यहाँ पे आरटीपी, वॉल्यूम आरटीपी पे दिए हुए, so they all will have the same volume if their moles are equal, their volumes are equal irrespective of the type of gas। कोई सी भी गैस हो, अगर उनके आपस में मोल्स इक्वल हैं तो वॉल्यूम इक्वल होंगे। अगर इन सब की जगह में 1 मोल की जगह इन सब के अगर 2 मोल ले लूं तो अगेन वॉल्यूम इक्वल होंगे। 24 डेसीमीटर क्यूब है तो सबका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 48 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं इन सबके 2 मोल ले लूं तो इनके वॉल्यूम 48 डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे सबके, सही है। तो अगर मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल है, बस मुझे यहाँ पे ये बात मोल से रिविजिट करवानी। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि देखो ये जो एल्केन, ये सारे एल्केन है, मीथेन, इथेन, सॉरी ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, तो कंबशन की बात कर रहे हैं, तो इन सबके कंबशन की इक्वेशन अगर हम देखें तो हम डी से स्टार्ट कर देंगे। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, क्योंकि 3 कार्बन होता है, जनरल फॉर्मूला सबका सेम है CnH2n+2, तो कार्बन की जगह जब 3 रखेंगे तो ये 2 3 6 + 2 8 बन जाएगा। इसकी कंबशन करवाएंगे ऑक्सीजन तो हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी इक्वेशन जब बैलेंस करेंगे तो देखो 3 कार्बन एटम्स हैं प्रोपेन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 3 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं प्रोपेन में, 8 है, तो वाटर के मोल्स कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम्स है 8 डिवाइड बाई 2 4, तो मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। और ऑक्सीजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 ऑक्सीजन बन रहा है और वाटर के साथ 4 बन रहा है 4, टोटल 10 ऑक्सीजन एटम्स है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 10 बनाने के लिए 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 को O2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा। तो बैलेंसिंग हमने सीखी है पहले कंबशन इक्वेशंस की। देखो क्वेश्चन में वो मुझे ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैसियस एल्केन है, मतलब अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्केन है तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो 130 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है। देखो हमने पहली बात क्या की, अगर मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम भी गैसेस के इक्वल है। इट मींस कि अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो लूं चाहे मोल्स का रेशियो लूं सेम होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है और 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इनका रेशियो क्या बन रहा है, 1:2 का मोल्स का। अगर मैं इनकी वॉल्यूम्स की बात करूं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब और 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम होगा 48 डेसीमीटर क्यूब। अगर इनके वॉल्यूम का सिंपलेस्ट रेशियो ले तो वो भी तो 1:2 बनेगा ना, मतलब वॉल्यूम का रेशियो लो गैसेस के चाहे मोल्स का रेशियो लो सेम बनेगा रेशियो। इसी तरह क्वेश्चन में उसने बोला है कि इन चारों में से कोई एल्केन है जिसको जब मैंने ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट किया है तो इनके वॉल्यूम्स 20 और 130 आ रहे हैं। अगर मैं इनके वॉल्यूम्स का रेशियो लेके देखूं कि भाई रेशियो क्या बन रहा है तो 20 और 130 तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया तो ये बन रहा है 1:6.5। ठीक है, 130 डिवाइड बाई 20 आएगा 1:6.5। मतलब आप जो भी जिस भी एल्केन की कंबशन की इक्वेशन बनाओगे तो उस एल्केन जिसको एक्स कह रहे हैं और ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो आना चाहिए बैलेंस करने के बाद वो आना चाहिए 1:6.5, क्योंकि मोल रेशियो जो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। वॉल्यूम रेशियो 1:6.5 आ रहा है, तो कंबशन इक्वेशन बनाने के बाद जब उसको बैलेंस कर दोगे तो
एल्केन और ऑक्सीजन का रेशियो भी, क्योंकि ये जो वॉल्यूम दिए हुए हैं ये एल्केन का दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम ऑक्सीजन का दिया हुआ है। जब वॉल्यूम के रेशियो 1:6.5 के आ रहे हैं तो बैलेंस कंबशन इक्वेशन का भी रेशियो 1:6.5 आना चाहिए, लेकिन वो इन चारों एल्केन में से किसी एक के साथ आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये सारे एल्केन्स की कंबशन इक्वेशन बना के देखनी पड़ेगी। हमने अभी डी की बनाई है, अब सी की बनाते हैं, फिर बी की बनाते हैं, जिसमें मोल रेशियो 1:6.5 आ जाएगा। वो मेरा आंसर है, एल्केन और ऑक्सीजन के बीच में। चलो सात इक्वेशन बनाते हैं अली, फिर देखो समझ आएगी बात। मीथेन SCH4, ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबस्ट होता है तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको बैलेंस करोगे तो कार्बन 1 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1 ही आएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है तो वाटर के साथ 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन टोटल कितने हो गया, 1 2 2 2 1 2, 2 + 2 4, तो यहाँ 4 2 आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। बैलेंस तो करना आती है ना अली कंबशन इक्वेशन एल्केन्स की। सही है। तो एल्केन जो है मीथेन है, अब वो कह रहा है कि हमारा जो एल्केन है ना वो एक्स है, और ऑक्सीजन एल्केन का वॉल्यूम उसने मुझे क्या बोला कि अगर आपके पास जो एल्केन है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब का अगर है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो 130 सेंटीमीटर क्यूब। 20 एल्केन को 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्केन को 130 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। क्या इनके मोल रेशियो इस वॉल्यूम को प्रूव कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ मीथेन का वॉल्यूम क्या होगा, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा, 48,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये वॉल्यूम निकालने एक स्टेप बढ़ाएं। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं जो वॉल्यूम गिवन है उनका एक बार रेशियो लेके देख लूं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्केन और 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जो आप, सॉरी 130 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, वो रेशियो क्या है, सिंपल, वो 1:6.5 आ रहा है। दोनों को 20-20 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो वॉल्यूम के रेशियो आते हैं वही मोल्स से भी रेशियो आते हैं, क्योंकि गैसेस के लिए सेम होता है। अगर मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल होता है। तो अगर वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वही मोल्स का भी रेशियो होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो 1:6.5 का आ रहा है। तो मीथेन को जलाने से क्या मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में 1:6.5 का रेशियो आ रहा है, मोल्स का नहीं आ रहा, 1:2 का आ रहा है। मतलब ये एल्केन एक्स जो है वो मीथेन नहीं है। अभी समझ आई बात? इसी तरह अब हम लोग ये जो हमारा क्या कहते हैं इथेन है, इसको करके देख लेते हैं। इथेन इज C2, फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए इथेन का, C2H6। अच्छा अब सुफियान जरा ध्यान से सुनो, C2H6 की कंबशन इक्वेशन बना लोगे, बैलेंस कर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन 2 है इथेन में तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 6 है तो ये 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना होगा, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 3 7, तो यहाँ पे 7/2 आएगा ऑक्सीजन के साथ। 7/2 को हम 3.5 भी लिख सकते हैं। 3.5 लिख दो, क्योंकि हमने ऑक्सीजन जो है वो रेशियो जो लिया है वो 1:6.5 डेसिमल में ही देख रहे हैं ना, तो इसको 3.5 लिख दो। ये भी 1:3.5 का रेशियो आ रहा है, 1:6.5 का रेशियो नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास एल्केन एक्स जिसकी वो बात कर रहा है वो नहीं है, क्योंकि एल्केन एक्स का वो कह रहा है कि अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब लगेगा तो ऑक्सीजन 130 सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। तो 20 और 130 मीन्स रेशियो 1:6.5 का बन रहा है। ये काम मैं मासेस के साथ नहीं कर सकता, वॉल्यूम के साथ मैं डायरेक्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वही मोलर रेशियो भी होगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी गैसेस के हैं तो उनके वॉल्यूम्स भी इक्वल होंगे चाहे कोई भी गैस हो। तो हमने वॉल्यूम के रेशियो लिए हुए डायरेक्ट। इसी तरह अब जो हमारा हमने ऑप्शन ए को छोड़ा हुआ था उसको करके देख लो। इसमें हमारे पास कितने, किसकी बात कर रहा है, ब्यूटेन की। ब्यूटेन होता है C4H10। इसको ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करोगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको बैलेंस करो,
तो कार्बन 4 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन 10 है ब्यूटेन में, तो वाटर के मोल हो जाएंगे 5, ऑक्सीजन बना 4 2 8, 5 1 5, तो 13 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे बनना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 13 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ, और 13 डिवाइड बाय 2 होता है 6.5। इसमें आ रहा है 1:6.5। मैंने ऑप्शन डी से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ए सही आंसर था इसका, पहले ही ऑप्शन कराता तो मैं 4 बार समझा नहीं पाता है एक ही चीज, अभी हमने 4 बार समझी एक ही चीज। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जिनको नहीं समझ आ रहा है ना अभी भी, तो वो क्लास में जब मिलो तो तब पूछ लेना। सेकेंडली क्या कहते हैं, मोल्स का थोड़ी नॉलेज थी इसमें। अच्छा हाँ, किसी ने पूछा कि टाइम, इतने लंबी वर्किंग है एमसीक्यू के लिए। देखो इसकी वर्किंग इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि मोल्स में तो वर्किंग होती ज्यादा है। दूसरी बात, हाँ क्या 4 इक्वेशन बनाए बगैर ये काम हो सकता है? तब हो सकता है जब तुम्हारी प्रैक्टिस हुई हुई हो, तुम्हें पता है कि बैलेंसिंग जल्दी जल्दी कर लोगे। आपको पता होगा ना कि CH4 है, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1 मोल आएगा, और वाटर के साथ जो है वो 2 मोल आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से जो मोल बनेंगे ऑक्सीजन के वो 2 प्लस वाटर से 2, तो 4 बनेगा। तो मैं ऑक्सीजन के साथ O2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 4 बन जाए 2 से। तो लेकिन इनफ प्रैक्टिस के बाद ये तुम्हें चीज समझ आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि हर क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप एग्जाम में बैठो हर क्वेश्चन जो है वो 10 सेकंड, अभी इतने सारे क्वेश्चन देखे तो कुछ क्वेश्चन जो है वो 10-10 सेकंड के भी है, 5 सेकंड 10 सेकंड पढ़ने के, 5 सेकंड फर्दर आंसर देने के उसके। और तुम 5 सेकंड और लगा लो जिसमें तुम जाके शेड कर रहे हो अपनी आंसर शीट पे, तो आधे मिनट में वो क्वेश्चन बहुत इजीली सुकून से कर सकते हो, अच्छे खासे क्वेश्चन। अब ऑर्गेनिक के अगर 10 MCQs आ रहे हैं तो 10 के 10 तो ऐसे नहीं आएंगे ना, कोई एक आ जाएगा। तो यस, उसमें टाइम लगेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है पेपर में किसी क्वेश्चन में, और तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब उस वक्त के लिए छोड़ दो, बाद के लिए बचा लो, क्योंकि उसमें ऐसा ना हो कि टाइम आपके आगे पीछे हो जाए, मतलब एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दो कि बाकी क्वेश्चन रह जाए। ऐसा भी नहीं करना। और हर क्वेश्चन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए 5-10 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 40 MCQs के वो ऐसे दे दे कि कोई बच्चा कहीं ना फंसे। तो कुछ क्वेश्चन जो होता है वो छोड़ने वाले भी होते हैं। बहरहाल ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक एज इन के, क्योंकि आपको अगर चीज समझ आ गई है कि ये ऐसे होनी है, और जो क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है ना, और जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो खतरनाक क्वेश्चन होता है। क्योंकि आप उसको, जब आपको पता ही होता है कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ, तो फिर आप उस पर 2 मिनट या 5 या 10 मिनट भी लगा देते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेट रिजल्ट पता है कि मैं ये आंसर तो निकाल लूंगा इसका से। तो उसमें आप टाइम इतना ज्यादा जाया कर देते हो कि बाकी क्वेश्चंस फिर आपके अफेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली पेपर करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप इक्वेशन बनाए जा रहे हो, गलत किए जा रहे हो, फिर मिटा रहे हो, फिर बना रहे हो। तो वो क्वेश्चन फिर आपने थोड़ा सा अपना सेल्फ कंट्रोल रखना है, उसको छोड़ना है। सही है, बात के लिए छोड़ना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट आपको लगता है कि आप फिर मैसअप कर रहे हो, तो उसको छोड़ देना। 40 MCQs है, 35-34 पे भी ये बन जाता है अक्सर, तो मतलब मार्जिन है आपके पास गलती करने का। ठीक है जी। अब जिनको समझ नहीं आया ये क्लास में पूछ सकते हैं क्वेश्चन मुझसे दोबारा से, बाकी अभी आप लोग जा सकते हो। बाकी क्वेश्चन जो है ये फाइल में भेज देता हूँ, तो बुक्स में भी आपके पास, तो ऐसा होमवर्क करो उसको।